हेलो नमस्कार, मैं अनिल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कॉमर्स मेरी जान आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, अपन ने बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, अपन राजस्थान के परिचय के ऊपर चर्चा कर रहे थे और वहां पर अपन ने राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार के बारे में चर्चा करी थी। आज जो अपन बात करेंगे बच्चे, वो राजस्थान का देशांतरी विस्तार से अपन स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ाएंगे क्लास को। ठीक है, तो देखिएगा राजस्थान का देशांतरी विस्तार, ध्यान से सुनेगा। आज की क्लास यहीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहां पर देखिएगा राजस्थान राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। तो देखिएगा बच्चे, राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है, राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो अपन यहाँ पर देखेंगे कि राजस्थान कितने देशांतरों के अंदर बसा हुआ है और कौन सा देशांतर राजस्थान के सबसे पश्चिमी भाग में और सबसे पूर्वी भाग में निकलता है। लेकिन उसको पढ़ने से पहले अपन यहाँ पर देखेंगे कि जो देशांतर है वो देशांतर क्या होते हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं और ये पृथ्वी पर कितने लॉन्गिट्यूड है और इनका कार्य क्या है। तो सबसे पहले देशांतर की बात करें तो देशांतर क्या है। तो देशांतर की बात करें तो देशांतर क्या है बच्चे, ध्यान से सुनेगा। जैसे मान लो ये अपनी पूरी पृथ्वी है, ये अपनी पूरी पृथ्वी है और इस पूरी पृथ्वी की बात करें तो यहाँ पर ये हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर नॉर्थ पोल। ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल, और ये हो जाएगा बच्चे यहाँ पर साउथ पोल। और यहाँ पर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से, ध्यान से सुनेगा बच्चे, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहेंगे, देशांतर कहेंगे। देशांतर एक काल्पनिक रेखा है, इनको इमेजिन कर रखा है, इमेजिनरी लाइन है। यानी कि अपन यहाँ पर लिख सकते हैं कि देशांतर क्या है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल, यानी कि पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर कहते हैं। यानी कि अगर अपन बात करते हैं बच्चे, तो यानी कि नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं उन्हें क्या कहेंगे, देशांतर कहते हैं। देशांतर का उपयोग की बात करते हैं तो देशांतर का जो उपयोग है वो उपयोग समय की गणना करना है। क्या है, समय की गणना करना, समय की गणना करना। तो समय की गणना करना यानी कि देशांतर का उपयोग क्या है, समय की गणना करना। कैसे समय की गणना करते हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे भाई, ध्यान से सुनेगा। यानी कि जैसे मान लो कि अपनी पूरा सर्कल है, पूरी पृथ्वी है और इस पूरी पृथ्वी के केंद्र बिंदु है और केंद्र बिंदु से 0 डिग्री का कोण खींचा, पर 0 डिग्री का एंगल यहाँ पर खींचा तो ये 90 डिग्री का हो गया, यहाँ पर खींचा तो ये 90 डिग्री का हो गया, यहाँ पर खींचा तो ये 90 डिग्री का और यहाँ पर खींचा तो ये 90 डिग्री का। यानी कि ये पूरा का पूरा जो सर्कल है ये 360 डिग्री का होगा बच्चे। कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का। यानी कि ध्यान से सुनेगा, नोट बनाकर यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चे कि पृथ्वी पर प्रत्येक डिग्री पर एक देशांतर है। यानी कि पृथ्वी पर प्रत्येक डिग्री पर क्या है बच्चे, एक देशांतर है। यानी कि अगर 360 डिग्री है तो 360 देशांतर होंगे। यानी कि अगर मैं बात करता हूं तो जैसे ये पूरी पृथ्वी है, पूरा गोला है, ये पूरा गोला 360 डिग्री का है, तो इस पर देशांतरों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चे, ये टोटल देशांतरों की संख्या हो जाएगी इसके ऊपर 360। कितनी हो जाएगी, 360 देशांतर होते हैं बच्चे, 360 देशांतर। मैंने कहा कि पृथ्वी पर
1 डिग्री पर एक देशांतर है तो 360 डिग्री पर 360 देशांतर होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। यहां पर अगर अपन बात करते हैं बच्चे, तो यहां पर दो देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है वो 111.32 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। तो यहां पर अपन लिखने जा रहे हैं, आप सभी भी साथ में लिखिएगा कि पृथ्वी पर दो देशांतरों के मध्य की दूरी 111.32 किलोमीटर है, 32 किलोमीटर है। यानी कि दो देशांतरों के मध्य की दूरी कितनी हो गई? 111.32 किलोमीटर हो गई भी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है बच्चे। इसके बाद में दो देशांतरों के मध्य की दूरी को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे बच्चे गोरे। यानी कि पृथ्वी पर कोई भी दो देशांतर, तो दो देशांतरों के मध्य की दूरी को क्या कहेंगे? गोरे कहते हैं। तो ये भी अपन यहां पर लिख सकते हैं कि दो देखो भाई, एक मिनट सुनिएगा। दो देशांतरों के मध्य की दूरी, दो देशांतरों के मध्य की दूरी को गोरे कहते हैं। तो दो देशांतरों के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं बच्चे? गोरे कहते हैं। यह आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं यहां पर, इसके बाद अगर अपन चर्चा करते हैं बच्चे, तो यहां पर देखो, ये आपको एक क्वेश्चन, जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या क्वेश्चन पूछता है बच्चे? ध्यान से सुनेगा। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ध्यान से सुनेगा भाई, कि 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, एक क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूं कि 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा से भारत का समय कितना आगे है? ये बहुत जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है भाई कि 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा से भारत का समय कितना आगे है। तो ध्यान से सुनेगा। यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो ये अपनी पूरी पृथ्वी है, और इस पूरी पृथ्वी की बात करता हूं तो इस पूरी पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है। 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है। ये जो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा जो है, ये ग्रीनविच रेखा के इधर की बात करूं तो बच्चे ये हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध। ये कौन सा गोलार्ध हो जाएगा? पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। और यहाँ की बात करूं तो ये हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध। ये कौन सा गोलार्ध हो जाएगा? पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं तो जैसे जैसे अपन ग्रीनविच रेखा से पूर्वी गोलार्ध में जाते हैं तो समय प्लस होता जाता है। क्या होता जाता है बच्चे? प्लस होता जाएगा। और जैसे जैसे अपन पश्चिमी गोलार्ध में जाते हैं तो समय क्या होता जाएगा? माइनस होता जाएगा। तो यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं बच्चे, तो जैसे मान लो कि ये हो गई अपनी 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा। और 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा से अगर मैं बात करता हूं तो ये हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध, ये हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध, यानी कि ये हो जाएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये जाएगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर, पश्चिमी गोलार्ध। ये पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा बच्चे। यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो अपना प्यारा सा भारत होगा, ये अपना प्यारा सा भारत हो जाएगा बच्चे, ये अपना भारत। और भारत की जो मानक समय रेखा है, ये आप सभी जानते हो, ये 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत का समय ज्ञात किया जाता है।
अब ये जो 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री से मैंने ऊपर एक लाइन लिखी, ध्यान से सुनेगा कि ग्रीनविच रेखा से भारत का समय कितना आगे है। तो ग्रीनविच रेखा से, ये ग्रीनविच रेखा हो गई। अगर इस ग्रीनविच रेखा पर सूर्य का प्रकाश फैल रहा है, इस पर सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो यहाँ पर 82:30 तक आते आते सूर्य के प्रकाश को कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर एक बात समझिएगा, सभी बच्चे ध्यान से सुनेगा भाई। यहाँ पर एक बात समझते हैं कि यहाँ पर ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर ये बहुत सारे देशांतर मैंने यहाँ पर बना दिए, ये बहुत सारे देशांतर हैं। तो ध्यान से सुनेगा, पृथ्वी पर 1 डिग्री देशांतर, 1 डिग्री देशांतर, देखो 1 डिग्री देशांतर, यानी कि अगर मैं पृथ्वी पर प्रकाश का स्रोत की बात करें तो क्या है बच्चे, सूर्य हैं। तो पृथ्वी पर जो सूर्य है वो प्रकाश फैलाएगा, और प्रकाश फैलाएगा। तो जब पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आएगा, तो जब 1 डिग्री देशांतर को सूर्य का प्रकाश पार करेगा तो उसे 4 मिनट का समय लगेगा। कितना समय लगेगा बच्चे, 4 मिनट का समय। सूर्य का प्रकाश जब 1 डिग्री देशांतर को पार करता है तो उसे 4 मिनट का समय लगता है, जबकि सूर्य का प्रकाश जब 1 मिनट देशांतर को पार करता है, 1 मिनट देशांतर को पार करता है, तो बच्चे उसे कितना समय लगेगा, तो उसे 4 सेकंड का समय लगेगा। क्या लगेगा, 4 सेकंड का समय लगेगा। अब यहां से अगर मैं बात करूं, सूर्य 0 डिग्री पर है, 0 डिग्री से सूर्य अगर पूर्वी गोलार्ध में जाएगा तो 1 डिग्री पर जाएगा, फिर 2 डिग्री पर, फिर 3 पर, फिर 4 पर, फिर 5 पर, और ऐसे करते करते सूर्य का प्रकाश जाएगा 82:30 तक। तो 0 से जब 82:30 तक सूर्य का प्रकाश जाता है, तो 0 से जब मैं 82:30 तक की बात करूं तो सूर्य के प्रकाश को 82:30 देशांतर पार करना पड़ेगा। कितना पार करना पड़ेगा, 82:30 देशांतर पार करना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनेगा कि 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 82:30 को पार करने में कितना समय लगेगा, तो 82:30 इंटू 4 मिनट तो अपन नहीं कर सकते, क्योंकि इसे करोगे तो फिर वो आंसर गलत होने के चांसेस ज़्यादा है। तो अपन इसको थोड़ा सा तोड़ देते हैं। ये जो 82:30 है, इस 82:30 को तोड़ो, 82 तो पूरा का पूरा है और ये आधी डिग्री। तो देखो ध्यान से सुनेगा, यहाँ पर एक बात आपको बता रहा हूँ कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होते हैं। तो आधी डिग्री बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, तो 30 मिनट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, 82 तो डिग्री और ये आधी डिग्री है, तो आधी डिग्री को अपन क्या कह सकते हैं, 30 मिनट। क्या कह सकते हैं बच्चे, 30 मिनट। तो यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं कि 82 जो है, इस 82 तो डिग्री में है, तो इसको तो 4 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 30 की बात करें, 30 मिनट है, 30 मिनट है, तो 30 मिनट है तो इसको 4 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे भाई। तो 4 × 3 = 12 हो गया बच्चे, 120 सेकंड हो गए, यानी कि अपन कह सकते हैं 2 मिनट। क्या हो जाएगा बच्चे, 2 मिनट। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ बच्चे, तो 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया, और 8 चौक कितना हो गया, 32 हो गया बच्चे। तो ये क्या हो जाएगा, 328 मिनट हो गया बच्चे। और यहाँ पर ये 120 सेकंड का अपन ने क्या बना लिया, 2 मिनट। तो 2 मिनट को यहाँ पर जोड़ते हैं तो 330 मिनट हो गया बच्चे। कितना हो गया, 330 मिनट यहाँ पर हो गया। तो ध्यान से सुनेगा, सूर्य के प्रकाश को जब 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा से सूर्य प्रकाश 82:30 तक जाता है, भारत तक आता है, तो इसको 330 मिनट, कितने मिनट बच्चे, तो 330 मिनट पार करके आना पड़ेगा। यानी कि ग्रीनविच रेखा से 0 डिग्री से जब 82:30 तक आएगा तो सूर्य को 82:30 देशांतर पार करना पड़ेगा, और 82:30 को जब अपन ने 4 मिनट से मल्टीप्लाई किया तो 330 मिनट हुआ। अब 330 को अगर मैं बात करता हूँ 60 से करें, अगर इसको हावर्स में चेंज करेंगे, 60 का भाग देंगे तो ये जाएगा 5 घंटे और 30 मिनट, 5 घंटे और 30 मिनट। यानी कि सूर्य का ग्रीनविच रेखा से भारत का समय कितना आगे है बच्चे, तो ये 5.5 घंटे आगे। कितना आगे, 5.5 घंटे आगे। तो ये कैलकुलेशन आपके समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं बच्चे, तो ध्यान से सुनेगा, तो ग्रीनविच रेखा की बात करें तो ग्रीनविच रेखा से जो अपना सूर्य है, देखो ग्रीनविच रेखा से भारत का समय 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। देखो आगे हैं, अगर पश्चिमी गोलार्ध में होता तो भारत का समय क्या हो जाता बच्चे,
भारत का समय पीछे हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ पर एक चीज और अपन पूछ लेता है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत जो है, ये भारत देशांतर के अनुसार, देशांतर, भारत देशांतर के अनुसार किस गोलार्ध में है, किस गोलार्ध में है। तो देशांतर के अनुसार किस गोलार्ध में है, तो यहाँ पर अपन पता कर सकते हैं बच्चे। तो ये देखो, ये अपनी पूरी पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा हो जाएगा, ग्रीनविच रेखा, ठीक है, ग्रीनविच रेखा। और यहाँ पर अपन पता है कि ये हो जाएगी 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इसको अपन 0 डिग्री भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, इक्वेटर लाइन। और यहाँ पर अपन को पता है कि ये हो जाएगी कर्क रेखा, ये हो जाएगी कर्क रेखा। और अपना जो भारत है, ये भारत ऐसे है भाई, ये पूरा का पूरा भारत ये से है। तो अगर मैं बात करता हूँ बच्चे, तो भारत जो है, भारत कौन से गोलार्ध में आ रहा है, पूर्वी गोलार्ध में आ रहा है। कौन से गोलार्ध में आ रहा है, पूर्वी गोलार्ध में आ रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत जो है देशांतर के अनुसार, भारत या फिर जो राजस्थान है देशांतर के अनुसार किस गोलार्ध में है, तो वो हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में हो जाएगा बच्चे, पूर्वी गोलार्ध में हो जाएगा, ठीक है। तो देशांतर के अनुसार भारत कौन से गोलार्ध में हो गया, पूर्वी गोलार्ध में। और इधर क्या, ये क्या हो जाएगा, पश्चिमी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब इसके बाद में अपन को क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से सुनेगा, कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। तो यहां पर अगर अपन बात करते हैं बच्चे, यहां पर अगर अपन चर्चा करें तो देखिएगा, यहां पर राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है, अगर चाहे तो एक लाइन में लिखवा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि देशांतर की बात करें तो पृथ्वी पर खड़ी लाइनें हैं। और यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं, तो जैसे मान लो कि ये अपनी पूरी पृथ्वी है, और इस पूरी पृथ्वी पर जिस बीच में क्या हो जाएगा, 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा। और यहाँ पर मान लो कि ये अपना भारत है, और इस भारत के अंदर, यहाँ इस भारत के अंदर इस जगह पर मान लो कि ये राजस्थान है। तो 0 डिग्री से इधर चलेंगे अपन, तो मान लो कि ये ग्रीनविच रेखा को अपन ने क्या मान लिया, आधार मान लिया। ग्रीनविच रेखा को अपन ने क्या मान लिया बच्चे, ये 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है भी, ग्रीनविच रेखा, विच रेखा। तो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा ही है। अब 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा की बात करते हैं बच्चे, तो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा जो है, यहाँ पर अगर अपन चर्चा करते हैं, ध्यान से समझिएगा, आराम से समझिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है बच्चे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा से जब अपन चलेंगे बच्चे, तो यहाँ से एक देशांतर, यानी कि राजस्थान के पश्चिमी छोर को छूता हुआ एक देशांतर जाएगा। इस देशांतर की बात करें बच्चे, तो ये हो जाएगा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। ये इस वाले छोर को छूता है, और ये वाला छोर हो जाएगा बच्चे, कौन सा हो जाएगा, ये कटरा गांव, कटरा गांव है। और ये कटरा गांव कहां पर है बच्चे, जैसलमेर में। यहां पर अगर देखें तो यहां से भी एक देशांतर गुजरेगा, और इस देशांतर की बात करें तो 78 डिग्री 17 मिनट, 78 डिग्री, देखो जीरो के बाद में 69 आएगा, 69 में इससे गिनते जाएंगे तो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। और ये आ जाएगा बच्चे, धौलपुर में एक स्थान है सिलाना, सिलाना कहां पर है, धौलपुर में, धौलपुर में एक स्थान है सिलाना, वहां से गुजरता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, तो इसका राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार है वो 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। और यहाँ से लगाकर यहाँ तक की जो कुल लंबाई है वो 869 किलोमीटर है। कितने बचे, 869 किलोमीटर है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, तो देशांतर की बात करेंगे, तो देशांतर 69 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूड, एल का मतलब लॉन्गिट्यूड से, यानी कि 278 डिग्री 17 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ठीक है। यानी कि ईस्टर्न यानी कि पूर्वी, और लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर।
अपने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया। तो इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि भाई जिला बताओ, तो जिले की बात करते हैं बच्चे, तो जिला कौन सा होगा, तो जिले की अगर अपन चर्चा करें तो 69 डिग्री कहाँ से निकलता है, तो ये जाएगा बच्चे कौन से जिले से, 69 डिग्री जैसलमेर से, जैसलमेर से। इसके बाद में 78 डिग्री और 17 मिनट कहाँ से निकलता है बच्चे, सिलाना, और सिलाना कहाँ पर है, धौलपुर में, तो इसको अपन धौलपुर लिखते हैं यहाँ पर, धौलपुर में। और फिर इसके बाद में स्थान पूछा जा सकता है कि भाई स्थान बताओ, स्थान की बात करते हैं बच्चे, तो स्थान की अगर अपन चर्चा करते हैं तो देखिएगा स्थान की अगर अपन बात करते हैं तो स्थान देखिएगा बच्चे, यहाँ पर सब बच्चे ध्यान से सुनिएगा, स्थान की अगर अपन चर्चा करें तो स्थान यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, स्थान आ जाएगा पर जैसलमेर की बात करते हैं तो जैसलमेर का तो कौन सा आ जाएगा बच्चे, कटरा आ जाएगा, कटरा आ जाएगा बच्चे। और धौलपुर की बात करते हैं बच्चे तो धौलपुर का कौन जाएगा, सिलाना आ जाएगा, सिलाना। ठीक है भाई, यहाँ पर अगर अपन चर्चा करें तो बच्चे इसमें दूरी पूछी जा सकती है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ पश्चिमी भाग से लेकर पूर्वी भाग की जो दूरी है तो वो जाएगी 869 किलोमीटर, कितने हो जाएगी बच्चे, 869 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से सुनेगा। और यहाँ पर ये पूछा जाता है कि राजस्थान कुल कितने देशांतरों में बसा हुआ है, तो राजस्थान की बात करें तो कुल कितने देशांतरों में, तो 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट को घटा देंगे तो बीच वाले देशांतर आ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो 78 डिग्री यह आ गया, ये 17 मिनट में से क्या घटाएंगे, 69 डिग्री 30 मिनट। ध्यान से सुनेगा बच्चे, 7 तो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन एक में से 3 नहीं जा रहा, एक में से क्या नहीं जा रहा बच्चे, 3 नहीं जा रहा। तो अपन क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर जो 78 डिग्री है, इस 78 डिग्री में से 1 डिग्री इधर लेंगे उधार, जिसको अपन बोलते हैं ना कि हाथ सल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 78 डिग्री में से 1 डिग्री यहाँ पर अपन उधार लेंगे। और जब यहाँ पर उधार लेते हैं बच्चे, यहाँ पर उधार लेते हैं तो 1 डिग्री पूरी की पूरी आती है। तो मैंने आपको सिखा रखा है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं बच्चे। तो यहाँ पर 17 मिनट तो ऑलरेडी है, और 1 डिग्री जब यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर 60 और 17 कितना हो जाएगा बच्चे, 77 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर 78 डिग्री था तो 1 डिग्री इधर आ गया, तो इधर भी क्या हो जाएगा, 77 डिग्री। तो 77 डिग्री 77 मिनट हो गया बच्चे। और यहाँ पर ये 30, और यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये 69 ये डिग्री में। तब इसको अपन माइनस करते हैं बच्चे, तो 7 ही आ जाएगा, और ये 4 आ जाएगा। ठीक है, और 70 यानी कि 77 में से 69 जब माइनस होता है तो बच्चे यहाँ पर 17 में से 8 गए तो कितना हो जाएगा, 7 और 1 8 बच जाएगा बच्चे। ठीक है, तो 8 डिग्री और इधर 6 हो जाएगा, तो 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों में बसा हुआ है। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान कुल 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों में बसा है, तो राजस्थान 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों में बसा है। कुल आपको इस तरीके से ध्यान रखना है भाई। ठीक है, ये आप बता सकते हो, बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया। ये आप यहाँ तक आपको देशांतरी विस्तार आपको बता दिया मैंने। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चले आगे, देखिएगा बच्चे, इसके बाद अपन चर्चा करेंगे यहाँ पर। अगर मैं राजस्थान की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर अपन वो एक छोटी सी चीज़ के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, और यहाँ पर इसी मैप में कर लेते हैं। देखो भाई, एक क्वेश्चन और जनरली पूछ लिया जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का मध्य गांव, राजस्थान का मध्य गांव या फिर मध्य स्थान, ये पूछा जाता है अपन को। राजस्थान का मध्य गांव या फिर मध्य स्थान पूछा जाता है बच्चे। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो राजस्थान का सबसे मध्य गांव या फिर मध्य स्थान की अगर अपन चर्चा करते हैं बच्चे, तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर तो राजस्थान का जो मध्य गांव है या फिर मध्य स्थान की बात करते हैं, तो यहाँ पर मिड विलेज की बात कर रहा हूँ मैं। किसकी बात कर रहा हूँ बच्चे, तो यहाँ पर अपन मिड विलेज की बात करेंगे, मिड विलेज की।
ठीक है। तो मिड विलेज की बात करें तो जैसे मान लो कि ये अपना राजस्थान है, ये अपना राजस्थान, और इस राजस्थान की अगर अपन चर्चा करें तो सबसे मध्य स्थान कौन सा होगा, ये वाला ही होगा सबसे मध्य स्थान, सही है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो एक पॉइंट तो यहाँ पर ही मैं लिख रहा हूँ कि राजस्थान का सबसे मध्य स्थान एक हो जाएगा लापोलाई। लापोलाई क्या हो जाएगा बच्चे, लापोलाई हो जाएगा, जो कहां पर है, नागौर में। ये कहा जाता है विद्वानों के द्वारा कि जो भू राजस्व बोर्ड है, भू राजस्व बोर्ड, भू राजस्व बोर्ड, तो भू राजस्व बोर्ड के बारे में कहा जाता है कि भू राजस्व बोर्ड के अनुसार जो राजस्थान का जो मध्य गांव है, भू राजस्व बोर्ड के अनुसार राजस्थान का जो मध्य गांव है वो लापोलाई नागौर है। जबकि एक स्थान और बताया गया है, वो कौन सा है बच्चे, गगराना नागौर। कौन सा बताया बच्चे, गगराना नागौर। गगराना नागौर की बात करते हैं बच्चे, तो गगराना नागौर जो है वो सैटेलाइट के अनुसार, तो सैटेलाइट के अनुसार गगराना नागौर है। जो सैटेलाइट सर्वे किया गया उसमें पाया गया कि राजस्थान का सबसे मध्य जो गांव होगा वो क्या होगा बच्चे, वो आपका गगराना नागौर है। तो भू राजस्व बोर्ड के अनुसार पूछे तो लापोलाई बताना है, जबकि गगराना नागौर जो बताना है आपको सैटेलाइट के अनुसार बताना है भी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है भी। इसके बाद यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं बच्चे तो एक चीज और यहाँ पर पूछी जाती है, जैसे यहाँ पर अगर अपन चर्चा करते हैं तो उससे पूछा जाता है कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होता है। तो यानी कि सूर्योदय या फिर सूर्यास्त, यहां से भी सूर्यास्त, सूर्योदय या फिर यहां पर सूर्यास्त, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे मान लो कि ये राजस्थान है, ये राजस्थान है, यहां पर है बच्चे धौलपुर, यहां पर क्या है बच्चे, धौलपुर, और यहां पर क्या है बच्चे, यहां पर है जैसलमेर। और मैंने आपको अभी कहा था कि यहां से 78 डिग्री जा रहा है, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर। और यहां से जो गुजर रहा है बच्चे वो कौन सा गुजर रहा है था, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ये अब गुजरा था। तो देखो यहां पर सबसे पहले जो सूर्योदय होता है, सबसे पहले देखो राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय धौलपुर में होता है। सूर्योदय, सबसे पहले सूर्योदय और सबसे पहले सूर्यास्त कहां पर होगा बताओ। तो बच्चे सबसे पहले सूर्योदय धौलपुर में होता है भाई, सबसे पहले सूर्योदय धौलपुर होगा तो सूर्यास्त भी धौलपुर में होगा। देखो सबसे पहले सूर्योदय जब धौलपुर में होता है तो जब सूर्य के सामने धौलपुर है तो धौलपुरी सूर्य से सबसे पहले, धौलपुरी सूर्य के सबसे पहले सामने आया, तो जब पृथ्वी घूमेगी तो धौलपुरी सबसे पहले सूर्य से दूर जाएगा। तो सूर्योदय भी क्या होता है, सूर्यास्त भी क्या यही होता है। इसके बाद में पूछा जाता है कि सबसे बाद पूछा जाए तो सबसे बाद सूर्यास्त, सबसे बाद सूर्यास्त या फिर सबसे बाद सूर्योदय। तो देखो सबसे पहले, सबसे बाद में सूर्योदय होता है जैसलमेर में, सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ होगा, जैसलमेर में। तो सबसे बाद में सूर्यास्त भी कहाँ होगा, जैसलमेर में ही होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जैसे अगर अपन बात करते हैं बच्चे ध्यान से समझिएगा, देखो भाई यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एक दो लाइनें, और दो लाइनें क्या लिखता हूँ ध्यान से समझिएगा। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय व सूर्यास्त
सूर्यास्त। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय व सूर्यास्त कहां पर होगा? सूर्योदय और सूर्यास्त धौलपुर में होगा। कहां पर होगा? धौलपुर में होगा। इसी प्रकार से राजस्थान में सबसे बाद सूर्योदय व सूर्यास्त कहां पर होगा? जैसलमेर में होगा। कहां पर होगा बच्चे? जैसलमेर में होगा। यह आपको पता होना चाहिए। अब जैसे अगर मैं बात करता हूं बच्चे यहां पर, तो मैंने आपको एक बात कही थी, एक बात क्या कही थी कि राजस्थान जो है वो राजस्थान कुल 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों में बसा हुआ है। ये बात मैंने आपको अभी पीछे बताई है, देशांतरों में बसा है। तो राजस्थान कुल कितने देशांतरों में बसा हुआ है? 8 डिग्री 47। अब मान लो कि जैसे मान लो कि ये अपना पूरा राजस्थान है। अब ये कहा जाए कि जो सूर्य है, ये सूर्य मान लो सन, ये सूर्य जब पूरे राजस्थान को पार करेगा तो कुल कितना समय लगेगा? तो सूर्य की किरणें जब राजस्थान को पार करेगी तो कुल कितना समय लगेगा? तो सूर्य की किरणें, देखो मैंने आपसे ये भी कह रखा है कि 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है और 1 मिनट को पार करने में कितना समय लगता है? 4 सेकंड का। तो कुल कितने देशांतरों में बसा हुआ है राजस्थान? तो 8 डिग्री 47 मिनट, तो 8 तो डिग्री में है तो इंटू 4 मिनट कर देंगे बच्चे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 47 जो है, 47 किस में है? ये मिनट में है, तो इसे 4 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको पहले कर लो, 8 चौक कितना हो गया बच्चे? 32 हो गया, 32 मिनट। और यहाँ पर 47 चौक यानी कि 7 चौक 28 का 8 हो गया और 2 बच गया और 4 चौक 16, 16 से 17 और 18, तो ये 18 यानी कि 188 सेकेंड। और इसमें अगर मैं बात करता हूँ तो देखो 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है, फिर 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है, 1 मिनट होता है, तो 60 120 सेकेंड हो गया। और फिर 60 सेकेंड में फिर से अपन ने 1 मिनट, तो कितने 60 हो गए? 6 6 2 36 18, यानी कि 180 60 हो गए ना, 180 60। तो 180 60 बराबर कितने मिनट हो गए? 1 2 3 मिनट हो गए। देखो भाई 188 सेकेंड है, इधर 180 सेकेंड का 3 मिनट हो गया, तो ये इसमें से 3 मिनट निकाल लो और 3 मिनट निकाल कर इधर ले आओ, तो 3 मिनट इसमें जोड़ा तो ये 35 मिनट हो गया, 35 मिनट हो गया। और इसमें जब 3 मिनट अपन ने निकाल लिया तो 88 यानी कि 8 सेकेंड ही तो बचा हुआ उधर, तो ये 8 सेकेंड यानी कि ध्यान से सुनेगा बच्चे, अपने पूरे राजस्थान को यानी कि राजस्थान को जब सूर्य पार करता है, राजस्थान को सूर्य 35 मिनट 8 सेकेंड में पार करता है। 35 मिनट 8 सेकेंड में पार करता है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी शायद। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चले आगे, पढ़े आगे। तो ये तो बात अपनी हो गई। अब चलते हैं आगे, और इसके बाद अगर अपन चर्चा करते हैं बच्चे, तो यहां पर अपन चर्चा करेंगे, ध्यान से समझिएगा। राजस्थान का विस्तार, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो राजस्थान का विस्तार, देखो राजस्थान का जो विस्तार है, ये विस्तार अपन 3 टाइप में पूरा करेंगे। तो 3 टाइप में कैसे? पहले तो अपन राजस्थान का क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। तो विस्तार अपन क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भी विस्तार अपन देख सकते हैं। इसके बाद में आकृति के अनुसार भी, यानी कि शेप के अनुसार भी
अपन विस्तार देख सकते हैं। इसके बाद में सीमा के अनुसार भी अपन विस्तार देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्षेत्रफल, आकृति और सीमा के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन ये चर्चा करेंगे भाई। देखेगा यहाँ पर राजस्थान का जो सबसे पहले अपन जो पढ़ने वाले हैं वो देखने वाले हैं राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ राजस्थान, यानी कि क्या है बच्चे, यहां पर अगर मैं बात करता हूं एरिया ऑफ राजस्थान, एरिया ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो आप सभी को विधिवत पता होगा कि राजस्थान के क्षेत्रफल दो टाइप से पूछा जा सकता है। एक तो पूछा जा सकता है वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में, एक पूछा जा सकता है मील स्क्वायर में। तो अगर किलोमीटर की बात करें, वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की बात करते हैं बच्चे, तो यहाँ पर 34 यानी कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और अगर मील स्क्वायर में आपसे पूछे तो आप बता सकते हो 13, 21, 39। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो दो टुकड़ों में। तो यहाँ पर मील स्क्वायर में पूछे तो 13, 21, 39 बताना है, और वर्ग किलोमीटर पूछेगा तो 34, 22, 39 आपको बताना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ। इसके बाद आगे चलते हैं बच्चे, आपने यहाँ तो उतार लिया होगा, आगे बढ़े। इसके बाद देश के कुल क्षेत्रफल का, यानी कि अगर मैं बात करता हूं, यानी कि अगर मैं चर्चा करूं देखो भाई, देश के कुल क्षेत्रफल, देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान, तो राजस्थान का योगदान कितना है बच्चे, 10.41%। तो देश के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान कितने क्षेत्रफल पर बसा हुआ है, 10.41 क्षेत्रफल पे बसा हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कोई दिक्कत यहां तक? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से तो आपको। चले भाई यहाँ पर, हाँ बिल्कुल। अब देखिएगा यहाँ पर अगर अपन चर्चा करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर राजस्थान में क्षेत्रफल के अनुसार एक छोटी सी हेडिंग यहाँ पर मारते हैं अपन, और छोटी सी हेडिंग क्या मारते हैं बच्चे, ध्यान से देखिएगा। राजस्थान में क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार, तो राजस्थान में क्षेत्रफल के अनुसार अगर अपन चर्चा करें तो क्षेत्रफल के अनुसार अगर अपन चर्चा करते हैं बच्चे, तो सबसे पहले अपन बड़े जिले देखेंगे। क्या देखेंगे? बड़े जिले। उसके बाद अपन देखेंगे छोटे जिले। तो बड़े जिले की अगर अपन चर्चा करते हैं बच्चे, तो बड़े जिले देखो यहाँ पर बड़े जिले कौन कौन से होंगे। जैसे पहला सबसे बड़ा जिला तो आप सभी को पता है कि जैसलमेर है, और दूसरा सबसे यानी कि सबसे छोटा जिला जो हो जाएगा आपको पता है कि धौलपुर है। धौलपुर की बात करें तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 3034 वर्ग किलोमीटर, इसके अंदर जो है वो बच्चे सबसे छोटा। और जैसलमेर की बात करते हैं तो जैसलमेर यानी कि 38,401 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान है। इसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, तो वो बीकानेर हो जाएगा, बीकानेर। इसके बाद में तीसरा बड़ा कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा बाड़मेर। और इसके बाद में चौथा सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, जोधपुर।
देखो बीकानेर की बात करें तो लगभग बीकानेर 39 वर्ग किलोमीटर में, जबकि अगर मैं सबसे छोटा तो कौन सा हो गया, धौलपुर हो गया, और दूसरा इससे धौलपुर से थोड़ा सा बड़ा कौन सा हो जाएगा, दौसा। और दौसा की बात करते बच्चे तो दौसा लगभग 34-32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। इसके बाद में तीसरा अगर अपन चर्चा करें तो हो जाएगा बच्चे डूंगरपुर, और चौथा अगर अपन चर्चा करते हैं तो हो जाएगा बच्चे प्रतापगढ़। इस तरीके से आपको चार जिले ध्यान रखना है, सबसे बड़े जिले और सबसे छोटे जिले आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बिल्कुल आप सभी को पता है कि जैसे ये अपना राजस्थान है, अगर बहुत बार अपन को इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे अपना राजस्थान है और इस राजस्थान की अगर अपन चर्चा करते हैं तो राजस्थान के बीचों बीच क्या है बच्चे, अरावली है, अरावली। इधर जितने भी बड़े जिले हैं, बड़े जिले इधर की साइड आएंगे और छोटे जिले पूर्वी भाग में आएंगे। छोटे जिले कहां पर आएंगे, पूर्वी भाग में आएंगे। तो बड़े जिले आपको पश्चिमी भाग में मिलेंगे और छोटे जिले पूर्वी भाग में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत बढ़िया। इसके बाद अगर अपन चर्चा करें तो देखिएगा बच्चे यहां पर कुछ नोट बना के लिखवा रहा हूं, और नोट क्या लिखवा रहा हूं, पहला नोट अपन लिखने जा रहे हैं, एक बार मैं लिख देता हूं फिर आपको बताता हूं। जैसलमेर का राजस्थान में कुल क्षेत्रफल, यानी कि जैसलमेर का राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में भाग, तो 11.22% क्षेत्रफल पर बसा हुआ है। जो जैसलमेर है पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल में अगर देखा जाए तो 11.22% क्षेत्रफल पर बसा हुआ है। यानी कि यहाँ पर एक नोट निकल कर आता है, एक छोटा सा नोट यहाँ पर लगा रहा हूं बच्चे, कि 10% से अधिक, 10% से अधिक की बात करें, 10% से अधिक क्षेत्रफल 10% से अधिक क्षेत्रफल वाला राजस्थान का एकमात्र जिला, वो कौन सा हो जाएगा, वो आपका जैसलमेर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में सेकंड पॉइंट की बात करेंगे मुझे, तो धौलपुर का राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में भाग, तो धौलपुर का कुल क्षेत्रफल में भाग हो जाएगा 0.89%। और यहां पर भी एक छोटा सा नोट निकल कर आता है कि 1% से कम क्षेत्रफल वाला राजस्थान का एकमात्र जिला, क्षेत्रफल से 1% से कम क्षेत्रफल वाला राजस्थान का एकमात्र जिला। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एकमात्र जिला, धौलपुर है। धौलपुर है बच्चे, कौन सा जिला है भाई, धौलपुर, यहाँ पर राइट आंसर धौलपुर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पर अगर अपन चर्चा करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चे, तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, जैसे अगर मैं बात करूं, एक सेकंड रुक जाएगा, निप चेंज कर लेते हैं। देखो भाई, राजस्थान का बड़ा जिला, राजस्थान का बड़ा जिला कौन सा है बच्चे, जैसलमेर।
और राजस्थान का छोटा जिला, अगर मैं सबसे छोटे जिले की बात करूं तो छोटा जिला कौन सा हो जाएगा बच्चे? छोटा जिला। बहुत बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, तो छोटा जिला हो जाएगा बच्चे धौलपुर। तो ये पूछ लिया जाता है कि जैसलमेर जो है वो जैसलमेर धौलपुर से कितना गुना बड़ा है? तो जैसलमेर धौलपुर से कितना गुना बड़ा है? तो 12.66 गुना बड़ा है। यानी कि जैसलमेर के लगभग 12 धौलपुर बना सकते हो आप, इतना बड़ा अपना जैसलमेर है। ठीक है भाई, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद में अगर अपन चर्चा करते हैं तो विश्व के कुल क्षेत्रफल में, जैसे मान लो कि कंपैरिजन करते हैं अपन विश्व का क्षेत्रफल, और मान लो कि विश्व का क्षेत्रफल अपने आप में 100% है, तो इस 100% क्षेत्रफल में जो राजस्थान के क्षेत्रफल का योगदान की बात करें, तो राजस्थान के क्षेत्रफल का जो योगदान होगा बच्चे, वो योगदान कितना होगा? तो 0.25% इसमें योगदान होगा। ठीक है, जबकि ये तो राजस्थान का तो 0.25% हो गया। जबकि अगर कोई पूछ ले आपसे कि भारत का कितना योगदान है पूरे विश्व के क्षेत्रफल में, तो वहां पर अपन बात करते हैं 2.42%। ठीक है, इतना भारत का योगदान है, और राजस्थान का कितना है? 0.25%। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। चलते आगे, देखिएगा बच्चे, यहाँ पर अगर अपन चर्चा करते हैं तो अब आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा सा और आगे जब अपन बढ़ते हैं तो यहाँ से सुनेगा भाई। जैसे मान लो कि अपने राजस्थान की तुलना अपन अन्य देशों से कर सकते हैं। जैसे प्रमुख देश की बात करें तो प्रमुख जो देश है, प्रमुख देश यहाँ पर लिखेंगे इसके नीचे, और यहाँ पर लिखेंगे राजस्थान। तो प्रमुख देश में जैसे पहला देश में ले रहा हूँ जर्मनी। बहुत बार एग्जाम में आता है कि जर्मनी से राजस्थान कितना गुना है, तो जर्मनी के तो बराबर है भाई राजस्थान। अपना जो प्यारा सा राजस्थान है वो जर्मनी के बराबर है। दूसरा अगर अपन बात करें जापान, तो जापान के भी राजस्थान के बच्चे बराबर है। जबकि तीसरा अगर देश की बात करते हैं, ब्रिटेन की बात कर रहा हूं मैं, तो ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन से राजस्थान जो है 2 गुना बड़ा है। यानी कि ब्रिटेन से राजस्थान 2 गुना बड़ा है, जिसने लगभग 200 साल से अधिक अपने ऊपर राज किया, उससे राजस्थान अकेला 2 गुना बड़ा है भी। और चौथी अगर अपन बात करते हैं तो श्रीलंका, लंकापति रावण, श्रीलंका, तो श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका से राजस्थान जो है वो 5 गुना बड़ा है, 5 गुना बड़ा। पांचवी अगर अपन बात करते हैं तो इजराइल की बात करें तो इजराइल से अपना जो राजस्थान है वो 17 गुना बड़ा है। कितना बड़ा गुना है भाई? 17 गुना बड़ा है। तो ये अपन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जर्मनी के बराबर हो गया, जापान के बराबर है, ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा, श्रीलंका से 5 गुना, और इजराइल से 17 गुना बड़ा है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर अपन चर्चा करते हैं बच्चे, तो अपन आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, देखो जी, इसके बाद अगर अपन बात करें तो अपन राजस्थान की आकृति की बात करेंगे। थोड़ा सा इसी के अंदर अपन बात करेंगे राजस्थान की आकृति। देखो बच्चे, आकृति की बात करें यानी कि अपन बात करेंगे शेप ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान की जो आकृति है वो आकृति कैसी है भाई? ये आप सभी को पता होगा कि राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज। कैसी भी विषम कोणीय चतुर्भुज आकृति है राजस्थान की। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो या फिर इसी को अपन बोलते हैं अपन पतंगाकार माना गया। और ये जो विषम कोणीय चतुर्भुज आकार या फिर पतंगाकार, ये नाम किसने दिया? तो नाम दिया बच्चे T.H. हैंडले ने।
किसने दिया? टी.एच. हेंडले ने नाम दिया। किसने नाम दिया? टी.एच. हेंडले ने नाम दिया। या फिर इसी को अपन देखो इंग्लिश में अगर अपन बात करें तो इसको रोम्बस कहेंगे भी। इसको क्या कहेंगे? रोम्बस कहेंगे भी। इंग्लिश में इसको रोम्बस कहते हैं। तो यहाँ पर राजस्थान क्या करती है? विषम कोणीय चतुर्भुज है या फिर पतंगाकार या फिर रोम्बस, और इसको नाम किसने दिया था? टी.एच. हेंडले ने दिया था। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चले भाई, बहुत बढ़िया, शानदार भाई। चलते हैं आगे, क्लास को और आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए अपन चर्चा करेंगे। अपन यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। देखो राजस्थान के बारे में बहुत बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान की जो जिले हैं इनकी आकृति विशेष को लेकर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आकृति विशेष की बात करते हैं बच्चे, जैसे आकृति की बात करें, आकृति की बात करें, शेप की बात करें, या फिर अपन जिले की बात करें, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा जिला जो है उसको क्या शेप दिया गया है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं आपसे, कोई भी पूछ ले कि भाई त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार शेप किस जिले की है, तो आपको बताना है बच्चे अजमेर की है। अजमेर की है, और आप सभी को पता है कि अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं, हार्ट ऑफ राजस्थान। इसके बाद में सेकंड अगर मैं बात करूं तो आयताकार, आयताकार आकृति जो है बच्चे, ये आयताकार आकृति भीलवाड़ा की मानी गई है। किसकी मानी गई है? भीलवाड़ा की आयताकार आकृति मानी गई है। इसके बाद वर्गाकार, वर्गाकार या फिर राजस्थान का जो मैप है, राजस्थान जैसी, राजस्थान जैसी टोंक की आकृति भी, तो वर्गाकार या फिर राजस्थान की जैसी आकृति टोंक की भी। चौथे नंबर की अगर अपन चर्चा करें तो यहाँ पर शब्द बहुभुजाकार, शब्द बहुभुजाकार, सप्त बहुभुजाकार, तो सप्त बहुभुजाकार जैसलमेर की आकृति होती है। किसकी आकृति है? जैसलमेर की आकृति है। अब जैसे 5वें नंबर पर अगर अपन बात करें, बैठी गिलहरी, बैठी गिलहरी, जो गिलहरी जैसे बैठे रहती है ना गिलहरी, तो बैठी गिलहरी की जो आकृति है वो भरतपुर की है, भरतपुर की बैठी गिलहरी की जैसी आकृति है। और बतख के समान, बतख जैसी आकृति, देखो भाई बतख 6 नंबर पर बतख जैसी आकृति जो है वो बतख जैसी आकृति करौली की हुई, करौली की है। इसके बाद में मयूर जैसी आकृति, मयूर जैसी आकृति किसके बच्चे? तो मयूर जैसी आकृति जोधपुर की है, जोधपुर की है। इसके बाद में व्हेल मछली जो होती है, आपने सबने नाम सुना होगा, व्हेल मछली। देखो व्हेल मछली की बात करें तो व्हेल मछली की बात करें बच्चे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, व्हेल मछली के आकार का जालौर है। और जालौर के बारे में आप सभी को पता है कि साक्षरता के अनुसार जालौर सबसे कम है। और इसके बाद में जैसे घोड़े की नाल, घोड़े की नाल, तो घोड़े की नाल की बात करें तो घोड़े की नाल के समान चित्तौड़गढ़ को माना गया, चित्तौड़गढ़ को माना गया। इसके बाद में आपसे पूछा जाए अर्धचंद्राकार, तो अर्धचंद्राकार सीकर की आकृति है। तो ये आकृतियां भी आपको याद रखनी है, ध्यान रखना है कि कौन सी जिले की आकृति कैसी है, ये आपको सबको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया, शानदार। चले भाई, तो ये आज सभी चीजें आपको पता होना चाहिए। जैसे इसके अंदर एक दो और बता देता हूं, जैसे धनुष के आकार, धनुषाकार, धनुषाकार किसका है बच्चे? तो धनुषाकार है दोसा का, धनुषाकार किसका? दोसा का। जैसे पानी की बूंद,
पानी की बूंद, पानी की बूंद, पानी की बूंद यानी कि राजसमंद की है भाई, राजसमंद क्या करती है। और ऑस्ट्रेलिया के समान कौन दिखता है भाई बताओ, ऑस्ट्रेलिया के समान, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के समान दिखता है बच्चे उदयपुर, ऑस्ट्रेलिया का जो मैप है उसके समान उदयपुर दिखता है भाई, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ तो एक और लिख देता हूँ ऊपर, जो है बच्चे कुर्सी नुमा, कुर्सी नुमा। तो कुर्सी नुमा जो आकार है वो किसका है बच्चे, वो हनुमानगढ़ का है, हनुमानगढ़ का है। कुर्सी नुमा आकार किसका है, हनुमानगढ़ का है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं बच्चे तो ये चीजें अपन यहाँ पर पता होना चाहिए आप सभी को, क्योंकि बहुत बार अपन के एग्जाम में यही से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन चर्चा करते हैं तो अपन जो अब जिसके बाद अपन चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करेंगे बच्चे किसके ऊपर, और वो चर्चा करेंगे राजस्थान की सीमा पर। किस पर बात करेंगे भाई, राजस्थान की सीमा के ऊपर अपन चर्चा करेंगे भाई। यहाँ पर ये अपना राजस्थान हो गया। तो राजस्थान की अगर सीमा की बात करते हैं बच्चे, तो राजस्थान की जो सीमा है, राजस्थान की बॉर्डर, राजस्थान की जो सीमा है इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। राजस्थान की सीमा, तो देखो राजस्थान की सीमा, ये देख लो, ये जो मैं डैश डैश कर रहा हूँ ये राजस्थान की बॉर्डर, ये सीमा है पूरी की पूरी, ये आप देख सकते हो, ये पूरी की पूरी राजस्थान की सीमा है बच्चे, ये पूरी की पूरी राजस्थान की ये सीमा है, ये पूरी की पूरी राजस्थान की क्या है बच्चे, सीमा है। यहाँ पर अपन देख सकते हैं इस प्रकार से राजस्थान की सीमाएं पूरी की पूरी, और ये अपन देख सकते हैं यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, पूरी की पूरी राजस्थान की सीमा है। लेकिन यहाँ पर अगर अपन चर्चा करते हैं तो इस सीमा की बात करें तो सीमा का कुछ भाग तो पाकिस्तान से लगता है बच्चे, और कुछ भाग अन्य भारत के अन्य राज्यों के साथ, जैसे पंजाब के साथ लगता है, जैसे हरियाणा के साथ लगता है, जैसे यूपी के साथ लगता है, जैसे एमपी के साथ लगता है, जैसे यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं बच्चे तो गुजरात के साथ लगता है, ठीक है। तो राजस्थान की जो कुल सीमा है, इस कुल सीमा की लंबाई, चारों तरफ की लंबाई कितनी बचे, 5,920 किलोमीटर, ठीक है। और इस सीमा को दो भागों में बांटा गया, जो पाकिस्तान से साथ लगेगी उसे अपन कहेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय सीमा, जिसको अपन रेड क्लिप रेखा भी बोलते हैं, और ये इसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। ये पढ़ेंगे अपन कहां से कहां तक है सब चीजें। और एक होती है अंतरराज्यीय सीमा, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा मतलब दो देशों के बीच, दो राष्ट्रों के बीच जो सीमा लगती है उसे अंतरराष्ट्रीय सीमा कहेंगे, और दो राज्यों के बीच सीमा लगेगी उसे अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा। तो अंतरराज्यीय सीमा 1070 को घटाएंगे तो 4850 किलोमीटर, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट अपन जो बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन चर्चा करेंगे बच्चे, और वो क्या करेंगे, अपन करेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में। क्या बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, अंतरराष्ट्रीय सीमा, और अंतरराष्ट्रीय सीमा का नामकरण कैसे रेड क्लिप रेखा किया गया, ये सारी चीजें अपन वहां पर करने वाले हैं, ठीक है भाई। तो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे ये सब बातें, और इसको आराम से पढ़िएगा, इसके एमसीक्यूज भी अपन करेंगे, और एमसीक्यूज करेंगे, और जब ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बहुत सारे एमसीक्यूज मैं आपको दूंगा जो इंपॉर्टेंट है अपने आने लगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, सी यू, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।